तो जोड़ तोड़ कैसे करते थे? कोई लालच देते थे? डराता भी था, धमकी भी देता था कि भाई जेल जाओगे, तकलीफ देखोगे। ताब हुसैन उन्नड़ साहब की तरफ से कैंडिडेट होता है मोहम्मद बख्शारी जो जिला नाज़िम के, तो उन्होंने आपका नाम क्यों नहीं दिया? या आप छोटे क्लास के थे इस वजह तो से? इतना छोटा क्लास भी नहीं है मेरा, अल्लाह की मेहरबानी से 60 एकड़ मेरी जमीन है। मैंने कहा सर किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, कहाँ मैं छोटा सा आदमी बेनजीर का मुकाबला कैसे कर। बोला यार असल मसला जीतने हारने का नहीं है, जीतेगी बेनजीर। बस मैं चाहता हूँ कि सीट अनापौज नहीं चली जाए। वो नवाब रहीम को एज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे देखा? एक ताकतवर और रोबेस्ट सीएम था। सुबह को सवेरे उठना, वो नमाजी आदमी है ना, चाय भी पीता रहेगा, सारी अखबारों का पढ़ के क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी को, डीएसपी को, एसएचओ को बुलाएगा कि भाई ये क्यों, तुम्हारे बाप की बादशाही है, लॉ एंड ऑर्डर तुमने खराब कर दिया है। अरबाब रहीम साहब ने आपको कहा ये मदीने में एतकाफ में एतकाफ कि अगर जिंदगी में मुझसे फायदा लिया तो वो कामरान टिसूरी। कौन सा फायदा था वो? सर एक तो 40 एकड़ जमीन है। टिसूरी ने अरबाब साहब को कहा कि भाई आपकी लैंड क्रूजर गाड़ी एयरपोर्ट पे लेने आएगी, आपके लिए मैंने बंगला परचेज कर लिया है। कहाँ पर? दुबई। जब यहाँ पहुंचा तो न बंगला था न फोन ही उठा रहा था, तो ये धोखाधड़ी उसने मेरे साथ की। उस दौर में इतने पैसे थे टिसोरी साहब के पास? सर वो गोल्ड का स्मगलर था ना। बहुत बड़ा इल्जाम लगा। सच्चाई है कि आज दिन तक गवर्नर की हैसियत में भी टिसूरी साहब दुबई यूएई एंट्री नहीं हो सकी उसकी, और न उस लिस्ट से नाम निकला। दुबई जाने पर पाबंदी है उसकी। सोहेल अनवर से कभी जिंदगी में यूनियन काउंसिल का काउंसलर नहीं बना सर। चाचे सारे इनके काश्तकार थे। अब 17 प्लाजे तो लाड़काना में इनके बन चुके हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करके उस पे महल बना लिया। अभी भी 1 एकड़ जमीन है सोहेल अनवर सियाल के पास। एक रात में 9 एफआईआर गुलिस्तान जोहर थाने पे अब मेरे खिलाफ। क्लाशनकोफ मेरी लाइसेंस की है, रिपीटर मेरा लाइसेंस का है, G3 की राइफल वो जनरल मुशर्रफ साहब ने मुझे गिफ्ट की थी। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से मिलने जाते थे तो चीफ मिनिस्टर का मोबाइल भी बाहर जमा होता था। बाहर जमा। ये प्रोटोकॉल? ये प्रोटोकॉल। सर पोस्टिंग कोई ठिका तो नहीं है कि टेंडर भरेंगे? अब जिले बिकते हैं, डिवीजन बिकती है। सर ये इल्जाम नहीं है सरकार पे या पीपल्स पार्टी पे? DIG साहब है, 5 साल से लाड़काना में बैठा है। या नासिर आफ्ताब, ये डायरेक्ट जरदारी साहब का यार है। अरबाब रहीम साहब ने भी छोटी छोटी डंडियां मारी। खुदा को हाजिर नाजर जान के बोलता हूँ, हाँ, कि हम छोटी मोटी दिहाड़ी लगाते थे। अब तो आपकी जरूरत थी। अरबों में करप्शन। तो मुझे भी अरबाब साहब ने 20 लाख रुपए दिलवाए थे कामरान टिसूरी से। 91 करोड़ की मट्टी पड़ी है मोहतरमा के जहाँ आरामी है। मैंने कहा सर 91 करोड़ रुपए की मिट्टी? बोला हाँ। कहाँ से मंगवाई थी इस तरह की महंगी मिट्टी? तो मैंने कहा यार ये कब्र की मिट्टी 91 करोड़ की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले जो भी मेरे प्रोग्राम देखे होंगे आपको बहुत पसंद आए होंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि इस प्रोग्रामों में आपने कमेंट्स जो है ना कम दिए हैं। आज जो मेरे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ लाड़काना से है। उसने सहाफ़त में भी एक नाम कमाया, सहाफ़त को फिर अलविदा कह के सियासत में चले गए। 25-30 साल उन्होंने सियासत में गुजारे। पावर कॉरिडोर का हिस्सा रहे हैं। पावर कॉरिडोर में क्या कुछ देखा और क्या कुछ हासिल किया, क्या खोया क्या पाया, आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे मेहमान का नाम है बाबू सरवर सियाल साहब। साईं भलीकार जी, थैंक यू सर, थैंक यू, मेहरबानी। सर हम देख रहे हैं कि आप जवान थे तो अभी आपके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। सर एज का फैक्टर तो है ना, जवानी भी थी, बचपन भी था। अब 62 के हो गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत दी है। सर ये बताएं, आप तो बेसिकली जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे। आप वहाँ लाड़काना की एक तहसील है डोकरी जी, वहाँ के प्रेस क्लब के सदर थे। हम भी आपके बराबर में सहाफ़त करते थे छोटे से शहर में। लेकिन आप सहाफ़त में अच्छा खासा नाम कमाने के बाद आपने स्विच ओवर क्यों किया है सियासत की तरफ? सर असल में मुझे मोहब्बत तो थी, बेसिकली बुनियादी तौर ख़ानदानी तौर पर हमारे दादा, वालिद साहब, चाचा,
ये मुस्लिम लीगी थे, तो खान बहादुर अयूब घोड़ों के साथ हुआ करते थे। तो फिर सहाफ़ती सफ़र में चलते चलते एक मुश्किल टाइम आ गया हाजी गुलाम सिंह उन्नड़ पे। तो उसने मुझे कहा, यार देखें आपके वालिद दादा ये सारे मुसलमान। गुलाम सिंह उन्नड़ साहब उस वक्त एमपीए थे डोकरी से। एमपीए थे, लेकिन बस जल्दी उनका बुरा वक्त शुरू गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए बुखारी केस में। बुखारी केस, ऐसा है जी। जिसमें आसिफ जरदारी साहब भी मुलजिम थे और ये भी मुलजिम थे। बम केस मशहूर है पाकिस्तान की तारीख का, बुखारी बम स्कैंडल केस। हाँ, यही है ना। तो उसने कहा, यार आप मेरी मदद करें, मीडिया में भी और अदालतों में भी आप वकील भी हैं। तो खैर वकील तो मैं इतना नामवर नहीं था, सारे काम तो एक जगह नहीं कर सकते थे, छोटा सा काश्तकार भी हूँ, फिर सहाफ़त भी थी। तो गुलाम सिंह उन्नड़ ने मुझे अपनी मोहब्बत में जकड़ लिया। तो वो बम केस को सारा मैंने फेस किया, हाई कोर्टों में इधर उधर भागा दौड़ी करके। जैसे ही वो बेचारे निकले, तो ये मैं आज इंकशाफ कर रहा हूँ, उस टाइम में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि एक हफ्ते के बाद उनकी वफात हो गई। यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और आसिफ जरदारी आपस में लड़ पड़े। सज्जाद अली शाह साहब होते थे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो उसने सुओ मोटो लेके अर्धशेर काउस जी मेरे मोहसिन थे, उनके साथ मेरे बड़े डान में लिखते थे, फिनांस भी करते थे मुझे कि यार आप मौलाई आदमी हो। तो वो तो खरबों-पति थे, शिपिंग कारपोरेशन थी, लेकिन अर्धशेर काउस जी से कोई लेने वाला कोई और नहीं था। आपने उनको भी नहीं छोड़ा ना? नहीं छोड़ा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने लिखा उन्नड़ 1, उन्नड़ 2 और कॉलम लिखी उन्होंने डान में। और कॉलम में क्या लिखा? पूरी वो सारी डिटेलें मैंने उनको दी केसेस की, किस केसेस में उन पे बंद किया जा रहा है। बंद किया जा रहा है। तो सज्जाद अली शाह उनके यार थे, उनके पास आते थे उनके घर पे, ये बाथाईलैंड में। जरदारी साहब के पास सर? नहीं सर, अर्धशेर काउस, क्योंकि वो साईं उनका किराएदार भी था। पूरी एक बाथाईलैंड के मालिक थे ना वो अर्धशेर वाले। तो मैं एक दिन गया तो इत्तेफाक से चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बैठे थे, उनसे मेरा तारुफ कराया। वो पूरा मेरा सारा डिटेल जो मेरे पास फाइल मौजूद थी वो हाजी गुलाम सिंह उन्नड़ के हवाले से जो फाइल थी वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान सज्जाद अली शाह साहब के आपने हवाले किया। वो उसने इस्लामाबाद पहुंच के सुओ मोटो लेके बरी कर दिया गुलाम सिंह उन्नड़ को। वो बड़े खुश हो गए। मुझे याद है 5 पपियाँ दी मेरे चेहरे पे कि यार तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तेरी वजह से मैं बाहर निकला हूँ, नहीं तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनको कोई जहरीली इंजेक्शन लगाई गई। वो तो मेरे ख्याल में NICVD में इस वक्त एडमिट थे, काफ़ी टाइम एडमिट थे। तो कोई डॉक्टर हायर किया गया। ये कैसे हो सकता है बाबू साहब के डॉक्टर अपने मरीजों को जहर की इंजेक्शन लगा दे? सर जब उनकी वफात हुई ना तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो घर वालों ने बड़ा नोटिस लिया, दोस्त सारे परेशान हो गए। उन्होंने उनके भाई अल्ताफ उन्नड़ को शिकायत की कि सर ये तो गलत कर दिया बाबू सरवर सियाल ने। तो मैंने कहा सर ऐसा है, क्योंकि जब वो जेल में थे, हॉस्पिटल में थे तो बिल्कुल ठीक थे। एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि उनकी वफात हो गई? ये मेरा मौक़िफ़ है, मैं पार्टी का अहदेदार हूँ, उस टाइम फंक्शनल लीग में थे हम। तो आपकी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है ना, आप भाई हैं, कुछ बोलें ना बोलें, बस ठीक है जो हो गया वो हो गया। खैर वहाँ से फिर अल्ताफ उन्नड़ साहब मेरे पास आते जाते रहे, गांव में याराना दोस्ताना मोहब्बत प्यार वाला सिलसिला रहा। फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब डोकरी हुआ करता था, बाकरानी तहसील नहीं थी, PS 34 कहलाता था। तो नज़ीर बुग्यो साहब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे और अल्ताफ उन्नड़ साहब फंक्शनल लीग के, जीत गए। तो वो फिर 97 की बात कर रहे हैं? 97 की, उसी में वो जीते थे। तो ना खुश थे तो कि यार आप पीर पगाड़ा को बोलो कि मुझे वजीर बनाए। हाजी अल्ताफ सिंह ने कहा। हाँ, तो मैंने कहा सर उनको वजारतें ही 2 हैं, दोनों बेटों को वजीर कर दिया है, गुंजाइश नहीं है। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत की है
कोशिश करते हैं कोई एडवाइज़र कोई इस टाइप की चीज़ मिल जाए, लेकिन वो ना खुश थे। फिर उसमें उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे लियाकत जदोई साहब। लियाकत जदोई साहब। मैं खिदमत कमेटी दिल्ली का चेयरमैन था उस टाइम पे। बड़े पावर होते थे, बड़ा एंजॉय किया उन पावर्स को। पूरी ब्यूरोक्रेसी मुट्ठी में होती थी। डीसी डीएमजी ग्रुप का वो मेरा सेक्रेटरी हुआ करता था। एसपी डीआईजी ये सारे मेंबर होते थे, मैं उनका चेयरमैन था। वो खिदमत कमेटी फिर ये मेरे ख्याल में जनरल परवेज मुशर्रफ वाली कह रहे हैं कि वो बाद में बनी थी उसी के। नहीं सर, ये नवाज शरीफ के दौर में नवाज बनी। शरीफ साहब के दौर में। फिर जनाब नवाज शरीफ का जवाल आ गया, मार्शल लॉ लग गई, तो आगे चल के 2 साल की खामोशी के बाद हर कोई छुपता फिर रहा था। हम भी ओहदेदार थे तो थोड़ा किनारा कशी से गुजारा करते थे। और मुझे चौधरी शुजात साहब वज़ीर दाखिला थे नवाज शरीफ दौर में, तब से उनके साथ मेरे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया, डीसी के थ्रू मैसेज भी भेजा कि आप इस्लामाबाद आ जाओ। मैं मिलने चला गया। उसने कहा यार ऐसा ऐसा है कि कोई नई पार्टी बन रही है जिसका मैं सरबराह बन रहा हूँ, तो आपकी मुझे सख्त ज़रूरत है, आप हमारे पुराने साथी हैं, मुझे 2 डिवीज़न आप ऑर्गेनाइज करके दें, एक सखर डिवीज़न, एक लाड़काना डिवीज़न, मुस्लिम लीग कायदे आज़म के लिए। कायदे आज़म बाद में फिर नाम रखा गया, पहले तो सिर्फ मुस्लिम लीग थी, तो नून लीग के लोग तोड़ो, तो तोड़ जोड़ का मैं माहिर रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है। छोटा सा कारकुन हूँ लेकिन जोड़ तोड़ में मैं कामयाब हो गया। नहीं ये सर मैं कत्ता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, जोड़ तोड़ कैसे करते थे? कोई लालच देते थे? हाँ, दोनों चीज़ें। डराता भी था, धमकी भी देता था कि भाई जेल जाओगे, तकलीफ देखोगे। नून लीग का चैप्टर क्लोज हो गया, नवाज शरीफ को सजा हो गई। तो आपके इस पे डराने पे और या लालच में कौन कौन लोग आए, ये भी जरा काफ़ी लोग नाम भी बताते चले सर। लाड़काना के उस ज़माने के काफ़ी दोस्त, एक अल्ताफ़ तुनियो साहब हैं, और एक गाजी ख्वावड़ का वडेरा होता था गुल मोहम्मद खान ख्वावड़, और एक आपका मुगेरी साहब था, किसी ज़माने में वो बेनज़ीर के साथ मुकाबला किया उसने, तब वो हल्का होता था शदात कोट, और क्योंकि एक ही ज़िला था ना सर, तो उसको वो नहीं मान रहा था। तो फिर रात को मैंने एसपी को कहा। कौन सी मुगेरी? मिठल खान की बात कर रहे हैं? नहीं सर, वो अब्दुल हमीद नाम है उसका, ये एक ही फैमिली है, लेकिन वो नाम का लीडर था। तो मैंने फिर जब 4 मोबाइलें भेज दी एसपी को कह के, सुबह को सवेरे मेरे गांव पहुंच गया। बाबा भाई ये क्या कर दिया, मैं वफादारी तब्दील करता हूं। मैंने कहा चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो मेरे साथ कि नून लीग को छोड़ते हैं, नवाज शरीफ ऐसा था वैसा था, तो हम ज्वाइन कर लेते हैं अपना नई मुस्लिम लीग को। लेकिन बाबू साहब ये तो छोटे नाम है, बड़ा नाम उसमें दोनों बड़े नाम कौन कौन थे? बड़े तो सर देखे ना, फिर बाद में बहुत सारी हेवी वेट शख्सियात आ गई। मिसाल के तौर महर साहबान आ गए, उनके पास भी मैं गया, सरदार अली गौहर महर, अली मोहम्मद मरहूम सीएम, गौस बख्श महर, अब ये हेवी वेट लोग सारे, लेकिन किरदार उसमें मेरा था। पर आपने उनसे मीटिंग कराई चौधरी शुजात सबकी? बिल्कुल सबकी, ठीक है, बिल्कुल सबकी। और फिर तो इतनी बड़ी मुल्कगीर बड़ी जमात बन गई कि उससे बड़ी जमात कोई थी ही नहीं पाकिस्तान में। 2001 में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं जी, अल्ताफ़ हुसैन उन्नड़ साहब की तरफ से कैंडिडेट होता है मोहम्मद बख्शारी जो, जी सर, ज़िला नाज़िम के, तो उन्होंने आपका नाम क्यों नहीं दिया? कि आप पे ट्रस्ट नहीं था उनका, या आप छोटे क्लास के थे इस वजह से उन्होंने इसके आम के लिए बेहतर नहीं समझा? नहीं सर, इतना छोटा क्लास भी नहीं है मेरा। मैं अब भी अल्लाह की मेहरबानी से 60 एकड़ मेरी ज़मीन है, कुछ खुद काश्त करता हूँ, कुछ हारी करते हैं। ज़मीन माशाल्लाह हमारी अच्छी है, गुजर सफारा हमारा होता है उस पे। तो अरबाब साहब मेरे बहुत मेहरबान थे, अरबाब रहीम साहब देखते थे ऊपर सिस्टम में कि ये बंदा काम का है और करीबी है। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, तो अल्ताफ़ उन्नड़ साहब उनके साथ लड़ पड़े, बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, मोहम्मद बख्श होगा। तो मैंने कहा सर क्यों, आपका मेरे ऊपर एतमाद नहीं है? मैं तो आपके भाई का दोस्त हूँ, आपका दोस्त हूँ, तो ठीक है जो भी अख्तियारात होंगे हुक्म तो आपका ही चलेगा,
लेकिन हक तो मेरा है, पूरी ज़िंदगी मैंने आपके ख़ानदान को दी है। खैर दुख तो बहुत हुआ, लेकिन फिर पार्लियामानी लीडर बनाया गया मुझे। फिर हमने इत्तेहाद में नायब नाजिम का सीट दिया इसको, मुमताज़ भुट्टो साहब को। फिर उनड़ साहब बड़ा ज़िद्दी आदमी और झगड़ालू था, लड़ाई हो गई, तो फिर मैं एक 8-9 महीने के लिए नायब ज़िला नाजिम बन गया। ये थोड़ा पावर एंजॉय कर लिया मैंने। खैर फिर उनड़ साहब पर एक किडनैपिंग की चार्जेस लग गई, जिसमें उसकी वजारत चली गई। फिर अली मोहन महर साहब भी चले गए, अरबाब साहब बन गए सीएम। तो मेरे तो मतलब ईदें ही ईदें हो गई, मौजें ही मौजें हो गई। उसने कहा यार ये सीएम हाउस और तू, ये अरबाब रहीम तेरे साहब ने लिए आपको सवाए सीएम हाउस के दरवाजे खोल दिए। बोला बेडरूम के अलावा 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। मैंने कहा यार फिर मुझे कोई अरबाब साहब को एडजस्ट करो, कोई एडवाइज़र बोला बनाऊंगा, कोई मौका मिले, क्योंकि फैसले ऊपर होते हैं, मैं इतना फुल फ्लेज नहीं हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है सर। गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, पुलिस, ये वो बड़ा मतलब वजीर जैसा मजा ले रहे थे। शश के पूरे आपने देखे सर। ठीक है सर। तो ये सफ़र चलते चलते फिर मुशर्रफ साहब बेचारे का भी जवाल आ गया, हुकूमतें तब्दील हो इसी गई। दौरान अरबाब रहीम साहब के दौर में हाजी अल्ताफ उन्नड़ साहब वजीर नहीं बनते? नहीं बने ना सर। नहीं बने। उन्होंने बनने नहीं दिया। नहीं। ओके। तो अरबाब रहीम को एज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे देखा, ज़ाती ताल्लुक से हटके? सर खुदा को हाजिर नाजर जान के बोलता हूँ, हाँ मैं कबूल करता हूँ कि हम छोटी मोटी करते थे, लाखों में अब तो आप कहना चाहिए छोटी मोटी दिहाड़ी लगाते थे? दिहाड़ी लगाते थे। अब तो आपकी जरूरत थी। अरबों में करप्शन है, और तब लाखों में भी काम बड़ा ज़बरदस्त हो जाता था। लाखों में बड़े ज़्यादा लगते थे। तो वो कहता है यार ख्याल नहीं करो ऐसा। अरबाब साहब को पता लग जाता था? लग जाता था, कागज़ बताता था ना सर। हाँ। साइन तो उन्होंने करना होता था ना। तो मैंने कहा सर ये ज़रूरत है, ये बस आइंदा गलती नहीं होगी। आप सीधी बात करते थे, ये मुझे ज़रूरत है इसलिए लाया हूँ। हाँ लाया। अच्छा। तो वो खुश होते थे। आज देखें, आज दिन तक उस बंगला उनका गिजरी में था, मेरा पुराना ताल्लुक है उनसे, लेकिन बंटवारे में एक भाई के हिस्से में चला गया। अभी भी गिजरी में रहता है, लेकिन 200 गज के किराए के मकान में। जी हाँ। ईमानदारी की इंतहा है। 5 साल रूपोश रहे दुबई। 5 साल में 15-15 दिन का विजिट करने, कचहरी करने, गपशप करने, उसके एहसान थे मेरी ज़िंदगी पे। जाता था तो फिर मिल के वापस आ जाता था। तो जब वापस आए तो अभी तक तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला चेंज तो आएगी अल्लाह के हुक्म से। सर लोग तो कहते हैं कि अरबाब रहीम साहब ने भी छोटी छोटी डंडियाँ मारी थी, और मीर हसन खोसो साहब जो थे, हाँ, उनसे मिलके वो कुछ ऐसे काम थे जिसमें फ़ायदा था। ये बात सही है? सर एक दफ़ा मैंने मदीना पाक में, हम हुजूर में बैठे थे, अरबाब साहब एतकाफ में थे। उधर मदीना में? तक मदीना में, हाँ, सरकार के कदमों में। तो मैं सारा दिन उनके पास, मैंने कहा सर दूध चाहिए, क्या ले आऊँ, क्या करूँ, मतलब इस टाइप का ना, क्योंकि वो एतकाफ वाला आदमी तो बाहर नहीं निकल सकता ना, वो लाता था। तो वहाँ पर मैंने ये सवाल कर दिया। तो मैंने कहा सर आपने फ़ायदा तो किसी को नहीं दिया, थोड़ा बहुत दिया तो वो भी मुझे दिया, वो भी कोई इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका एहसानमंद हूँ, तो क्यों ऐसा किया आपने? बोला यार सबसे फ़ायदा मुझसे जो लिया वो कामरान टिसूरी ने लिया। अरबाब रहीम साहब ने आपको कहा ये मदीने में एतकाफ में कि अगर ज़िंदगी में मुझसे फ़ायदा लिया तो वो कामरान टिसूरी ने लिया। कौन सा फ़ायदा था वो? सर एक तो 40 एकड़ ज़मीन है, वो लीज़ करवाई अरबाब साहब से, क्योंकि वो सीएम का पावर होता है। वो कहाँ पर ज़मीन थी? वो सर अभी भी मौजूद है, अब सोसाइटी है कामरान की। ये शाह लतीफ़ टाउन थाना जहाँ पे आता है, एमडीए के सामने लेफ्ट हैंड पे, चौखंडी के कब्रिस्तान के साथ, वो वाली। अच्छा। एक वो दी, और फिर उसके बदले
उन्होंने कहा था कि ना सिर्फ आपके सारे हलकों का मैं इलेक्शन का खर्चा उठाऊंगा, ये कमरान टिसोरी साहब ने कहा था अरबाब साहब को, और अगर आप पुअर कैंडिडेट कोई होगा, जैसे मुझे खड़ा किया गया बेनज़ीर के सामने 2009 वाली इलेक्शन में, 2007-8, हाँ 7-8, जी जी, तो इलेक्शन तो वो हुए थे 9 में, फिर 3 महीने उनका पीरियड बढ़ा दिया था, तो मुझे भी अरबाब साहब ने 20 लाख रुपए दिलवाए थे कामरान टिसोरी से कि यार ये हमारा कैंडिडेट है, इसकी मदद करनी। मैंने कहा सर किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, कहाँ मैं छोटा सा आदमी बेनज़ीर का मुकाबला कैसे कर। बोला यार असल मसला जीतने हारने का नहीं है, जीतेगी बेनज़ीर, लेकिन बस मैं चाहता हूं कि सीट खाली नहीं जाए, कि अनापोज नहीं चली जाए, वो मेरी ये जिद है। मैंने कहा ठीक है। तो 5-8 लाख रुपए मैंने खर्च किए, तब तक मोहतरमा का हादसा हो गया, ये बड़ा वाला 10-12-13 लाख रुपए बच गए। तो एक दिन मैं लड़कना निकल गया अपने बंदे। नहीं, हादसा तो बाद में, जब आप इंतखाबात लड़े नामिनेशन भरा, सब कुछ होगा, कंपेन शुरू हो गई। हाँ, तो बीबी की जानिब से, उनके लोग बंदों की जानिब से आपको कोई अप्रोच नहीं किया गया कि आप विड्रा करें बीबी का? नहीं, वो परवाह नहीं करते थे ना कि ये क्या कर लेगा। अच्छा, क्योंकि वो बड़ी हेवी वेट शख्सियत थी, लीडर थी। तो फिर दरमियान में जब ये हादसा हो गया तो मैं लड़काना गया विजिट करने के लिए, क्योंकि मैंने वो 5-8 लाख रुपया पेनाफ्लेक्स पे खर्च कर दिए। पूरे लड़काना को सजा लिया, पूरे हल्के को सजा लिया, ताकि नजर आऊं कि भाई मुस्लिम लीग कायदे आजम का कैंडिडेट है, बेनज़ीर साहब का मुकाबला कर रहा है। फिर रेंजर्स का कमांडर 2-4 गाड़ियां लेके मेरे गांव आ गया। बोला आज के बाद आप समझें कि हाउस अरेस्ट हैं, आज के बाद आप बाहर नहीं निकलना, आपकी जिंदगी को खतरा है। और एक गाड़ी को उधर मुकम्मल तौर पर खड़ा कर दिया। मैंने कहा इसको ले जाएं, वेपन बंदे अपना कबीला मेरे पास मौजूद है, इनको रोटियां कौन खिलाएगा बाबा, मैं तो मौलाई आदमी हूँ। बोला रोटी इनकी उधर से आएगी, खुद ही आएगी, आती है उनकी फौज की और रेंजर्स की। मैंने कहा सर ठीक है, मैं नहीं निकलूँगा, और निकला भी नहीं। फिर वोट मुझे पड़ गए, साइकिल का निशान था, तो 2300 वोट मिल गए। ऐसे लोगों ने दे दिए बस दुआए खैर में। तो बाद में फिर नक्शा ही तब्दील हो गया सियासत का, मुशर्रफ साहब भी चला गया, अरबाब साहब भी हार गया। कि आपने जब मदीने में ये सवाल किया, हाँ, एतकाफ में, कि अरबाब साहब ये बताएं मेरे अलावा किस किस को बेनिफिट दिए, हाँ, तो उसने क्या बताया? मीर हसन उसका पर्सनल ज़ाती दोस्त था, वो बड़े बड़े थे शायद बचपन में, अगर कोई फ़ायदे ले भी गया होगा तब भी उसके इल्म में नहीं था। ये उसके बाकायदा इल्म में था कि मैंने टिसोरी के बारे में बताया उसने। टिसोरी ने जब ये मलक रहमान था ना सर, इंटीरियर मिनिस्टर, अभी सदर जरदारी हल्फ नहीं लिया था, लेकिन तैयारी चल रही थी, तो मुशर्रफ साहब सदर थे, उन्होंने पकड़ के बिठा के बोला जब तक अरबाब फैमिली के साथ नहीं बैठता जहाज़ में, आप मेरे साथ बैठे रहेंगे, इधर नहीं निकल सकते। किसको कहा उन्होंने? वो मलक रहमान को। उसने ECL से नाम निकाला, उसी जहाज़ में अरबाब साहब ने बताया कि जरदारी साहब भी बैठे और मैं भी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अच्छा, टिसोरी ने मुझे कहा कि भाई आपकी लैंड क्रूज़र गाड़ी एयरपोर्ट पे लेने आएगी, आपके लिए मैंने बंगला परचेज कर लिया है। कहाँ पर? दुबई में। ये आपको कहा या अरबाब साहब को कहा? नहीं, अरबाब साहब को कहा, अरबाब साहब ने मुझे बताया ये बात। तो बोला जब यहाँ पहुँचा तो मुझे होटल जाना पड़ा टैक्सी करके, फैमिली भी साथ में थी। तो टिसोरी साहब की गाड़ी लेने नहीं आई, नहीं बंगला था, न फोन ही उठा रहा था। तो ये धोखाधड़ी उसने मेरे साथ की। फिर मैंने गांव फ़ोन किया, बोला सही वो जरदारी की शुगर मिल में हमारा गन्ना जाता है, बिल उधर से भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने भांजों को फ़ोन किया कि यार कुछ करो, इधर 6 लाख धर्म का फ्लैट मिल रहा है, वो मैंने लेना है, वो अरेंज करके मुझे एक दिन में हवाला हुंडी के थ्रू पैसे भिजवाओ ताकि मैं फ्लैट खरीदूँ। 2
कमरों थे, छोटे से स्टूडियो फ्लैट कहते हैं उनको, स्टूडियो अपार्टमेंट। उसमें वो रहता था। तो ये ज़िंदगी के दुख सुख उसने भी बेचारे सर ने। ये भी बताते चले हमारे नाज़रीन को कि कामरान खान टिसोरी साहब अरबाब रहीम साहब के करीब कैसे हुए? वो तो कारोबारी शख्स वो थे। मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये कामरान टिसूरी कैसे करीब आया आपके? बोला यार मैं एक दफ़ा मुशर्रफ साहब के पास गया तो मुशर्रफ साहब ने मेरा हाथ पकड़ के, टिसूरी का हाथ पकड़ के मेरे हाथ में दिया। बोला अरबाब साहब ये मैं हूँ। तो मैं समझ गया, जाहिर है सीनियर पॉलिटिशियन है। फिर बोला ये रोज, अब मेरे साथ भी काफ़ी कामरान की तस्वीरें हैं, हम बैठे रहते थे, खाना डेली उधर सीएम साहब के साथ खाते थे। तो उसने ये फ़ायदे तो ले लिए और भुगता बेचारे अरबाब साहब ने। वो जब इफ्तिखार चौधरी बना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो उसी ज़मीन का सुओ मोटो लिया। अरबाब साहब मुलजिम के तौर पर पेश हुए कि भाई आपने कम कीमत पर क्यों दी? बोला नहीं, कीमत तो फेयर थी, जो मार्केट वैल्यू था। बोला नहीं, इसमें 18 करोड़ रुपया और चालान भरना पड़ेगा। तो मैंने कहा टिसूरी को भरो भाई, मेरी भी जान छुड़ाओ, ज़मीन तो तेरी है। फिर 18 करोड़ उसने भरे टिसूरी ने। उस दौर में इतने पैसे थे टिसोरी साहब के पास? सर वो गोल्ड का स्मगलर था ना। स्मगलर गोल्ड, ये इनका कारोबार नहीं था? नहीं, ये स्मगलिंग करता था ना दुबई तो से। आप सर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इंकशाफ कर रहे हैं कि वो गोल्ड के स्मगलर। सर ये तलख हकीकत है और सच्चाई है कि आज दिन तक गवर्नर की हैसियत में भी टिसूरी साहब दुबई यूएई एंट्री नहीं हो सकी उसकी, और न उस लिस्ट से नाम निकला। दुबई जाने पर पाबंदी है उसकी। तो गवर्नरी के दौरान भी वो दुबई नहीं जाते? नहीं गया, लंदन गया, अमेरिका गया, यूरोप गया, जहाँ भी गया, दुबई नहीं जा सकता। उसकी क्या वजह थी? वो ये स्मगलिंग वाला जो केस है। फिर ये तो बराए नाम है ना, छाप जो है अपना सदर वाली टिसूरी, वाचेस। तो ये गिफ्टें शिफ्टें दे के अपने ताल्लुकात बना के देखें। अभी कौन कहता था कि ये गवर्नर बन जाएगा? ये उस जमाने में ऐसे ही तेज थे जैसे बाद में हो गए। हाँ हाँ। आपसे गपशप करते हुए क्या कहते थे? सियासत के बारे में, बिजनेस के बारे में, माल कमाने के बारे में? सियासतदान तो वो था नहीं। खाना डेली जाके मुफ्त की रोटी अरबाब साहब के पास खाते थे, बैठते थे, फोटो सेशन होता था, डेलीगेशन आते थे। टिसूरी और मैं वाहिद आदमी थे जिनको अरबाब साहब, भली काबीना का मीटिंग हो या मिनिस्टरों के साथ मुलाकात हो, हमें नहीं उठाते थे। आप बैठे रहते थे? हम बैठे रहते। अच्छा, उस ज़माने में हमने सुना है कि जो एमक्यूएम के मिनिस्टर थे काबीना में, वो अरबाब रहीम साहब से बदतमीजी करते थे, ये बात सही है? नहीं सर, बदतमीजी का सवाल पैदा नहीं होता। अगर थोड़ी घनी तलखी भी होती थी तो ऊपर खुदा नीचे ब्रिगेडियर हुदा, वो साहब होते थे। इतनी मूछें होती थी, वो फौरी तौर पे कंट्रोल कर लेता था। अगर बात बढ़ गई तो डायरेक्ट था अरबाब साहब मुशर्रफ साहब के साथ एकदम कंप्लेन कर देता था। फिर मुशर्रफ साहब हवा निकाल देता था उनकी। अच्छा हाँ। लेकिन कहते हैं कि एक दो बार कोई आदिल सिद्दीकी साहब ने भी बदतमीजी की थी, ये बात सही है? हो सकता है सर, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन आपने कभी इस तरह का नहीं देखा? नहीं देखा। जो नहीं मानता था ना, उसका इलाज ब्रिगेडियर हुदा होता था। अच्छा, हमने सुना है अरबाब रहीम साहब नीचे तक, थाने तक टेलीफोन करते थे। हाँ सही है? हाँ, सुबह को सवेरे उठना, वो नमाजी आदमी है ना, चाय भी पीता रहेगा, सारी अखबारों का जायजा, चैनल तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जल्दी में आ गए, सारी अखबारों का पढ़ के क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी को, डीएसपी को, अगर एसपी सोया हुआ है तो डीएसपी को मिलाएगा। अच्छा, एसएचओ को मिलाएगा सुबह सवेरे कि भाई ये क्यों, तुम्हारे बाप की बादशाही है, लॉ एंड ऑर्डर तुमने खराब कर दिया है। एक ताकतवर और रोबेस्ट सीएम था। पावर को उसने अवाम की फेवर में बहुत इस्तेमाल किया, और तरक्याती काम उनके दौर के भली करोड़ों के थे। अब लाड़काना में भी तो 200-250 अरब रुपया की तरक्की हो गई है ना। लेकिन हमारे दौर की जब मुशर्रफ साहब ने, हमने जलसा किया था तो वो कंपेयरिंग और मेज़बानी मेरे हवाले थी। 13 अरब रुपए का पुल दिया हमें, लाड़काना खैरपुर पुल,
और वहाँ पे इतना खुश हो गया कि यार लड़का ना आने से मुझे लोग डराते थे, तो ये तो लड़काने वालों ने तो बड़ा मेरा दिल जीत लिया है, मांगो जो मांगते हो। तो मैं साइड में खड़ा था क्योंकि वो कंपेयरिंग पे मेरी ड्यूटी थी ना, तो मैंने कहा सर एक रोड दे दें लाड़काना से सेवन शरीफ डबल, अनाउंस कर दिया। बोला फिजिबिलिटी परसों तक, कल तक पहुंचनी चाहिए, वहां पे अनाउंस कर दी। 50 करोड़ और दिए लाड़काने सिटी के ब्यूटिफिकेशन प्लान के लिए, वो लगे, अब भी नजर आ रहे हैं। वो कहाँ लगे? वो उस टाइम में तो नजर ही नहीं आ रहे थे सर। सर लगे, क्या बना 50 करोड़ से? रोडें बनी, सड़कें बनी। अब देखिए ना, हमारे पास अगर हम जाएंगे, अब नेब तो फिर रस्सी खुल गई है नेब की, और सारे नेब की रेडार पे करप्ट लोग, ठेकेदार, यूसी चेयरमैन से लेके जो मिनिस्टर रहे हैं, कल के कंगाल आदमी, जरदारी साहब की पॉलिसियाँ हमारी समझ से बाहर हैं कि असल लोग हुक्मरानी भी कर रहा है 18 साल से, सारे सरदार, नवाब, जागीरदार टिकटें दे के उनको साइड लगा दिया है, नकली लोगों को जाके ओहदों में बिठा दिया है। क्या मतलब है सर नकली लोगों से? वो भी पार्टी के अहदेदार ही है ना, पार्टी के वो भी जिम्मेवार हैं। सर देखिए ना, अब मैं क्योंकि हमारी तो मतलब मुखालफत भी है सियाल के साथ, तकलीफ भी उसने बहुत दी है। कौन से साल से आपकी मुखालफत है? सर ये जब होम मिनिस्टर बना, अच्छा, सोहेल अनवर सियाल साहब की बात। सोहेल अनवर सियाल, जी जी। इसका बाप दादा कभी जिंदगी में यूनियन काउंसिल का काउंसलर नहीं बना सर। सर वो तो अफसरान थे ना, कैसे काउंसलर बनते? कब थे अफसरान सर? इसके वालिद जो हैं वो क्या थे? पहले तो दारोगे थे इरिगेशन में, चीफ इंजीनियर तक, फिर वो डिप्लोमा करके एसडीओ बन गए। फिर साईं अब्दुल्ला शाह मरहूम को अल्लाह जन्नत नसीब करे, पैसे का बड़ा वो शौकीन था, मिलके फिर माल कमाया और सारा उस जमाने की जो भी करेंसी थी। मैं आता हूँ सियासत पे, कुछ चाचे सारे इनके काश्तकार थे। नहीं सर, वो तो सरकारी अफसर थे। जुल्फ़कार सियाल सरकारी अफसर, मनवर सियाल सरकारी अफसर, अली अकबर सियाल सरकारी अफसर। आप सही अनवर साहब सर, तो मैं मेजॉरिटी तो सरकारी अफसर। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अपनी गांव की पोलिंग तो जीतते। वो इंटरेस्ट इनका था सियासत में? हाँ सर, कैसे नहीं था, शुरू से था ना। अच्छा। अब आपका प्रोग्राम मैंने एक देखा, उसमें तारिक सियाल कहता है कि हमने इतना खानदानी वो जमींदार हैं कि बेनज़ीर साहिबा को तलवार सोने की गिफ्ट की थी 86 में। 1 तोले की तलवार थी, 1 तोले की तलवार की कीमत थी 1200 ना। ये क्या बात करें सर? सर क्यों? सोने की तलवार 1000 रुपये में? क्या सर 1 तोले की थी ना सर, तोले की कीमत कितनी थी? तो आपके छोटा सा तलवार दिया छोटा था? सा तलवार कैसे होगा सर? हाँ तलवार होगी? नहीं सर, बड़ी तलवार हो नहीं है, गलत है। गिफ्ट में बेनज़ीर साहबा को कोई मछली जितनी तलवार देंगे? सर देखे ना, अब भली पैसों में ये खरबोपति बन गए हैं, डॉलरों में खेल रहे हैं। अब 17 प्लाजे तो लाड़काना में इनके बन चुके। आप इंकशाफ कर रहे हैं? इंकशाफ कर रहा हूँ, ये मेरा नेब में केस चल रहा है, अभी नेब वालों ने बुलाया है। आप उसमें कंप्लेनेंट हैं? कंप्लेनेंट हूँ। आप कंप्लेनेंट क्यों बने? क्योंकि ये जो अनवर महल बना है सर, अनवर महल फरीदाबाद में इनके गांव में घर बनाया है इन्होंने, घर अपना वाल साहब का नाम रखा उसने, तो ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके उस पर महल बना लिया। आदमी से गलती हो जाती है ना, अब अरबों रुपए तो उस पर लग गए। सर ये तो उनके वालिद की ज़मीन थी, इनके आबा अजदाद की, अपने घर की ज़मीन, जहाँ पर पहले भी यहाँ पर इनकी उताकें थी सर, वहाँ इनको एक्सपेंशन करके बनाया। तो सरकारी घर कहाँ से आया? एक ही तहसीली थी, एक ही थाना था हमारा बाकरानी। अभी तो इन्होंने, आपका गांव और इसका गांव कितना दूर है? 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर। हाँ। अभी भी सोहेल अनवर सियाल का 18 इलेक्शन वाला नॉमिनेशन और 2024 वाला 23 वाला, उसमें 1 एकड़ ज़मीन है सोहेल अनवर सियाल के पास। सोहेल अनवर सियाल साहब ने 2018-2024 में 1 एकड़ जमीन डिक्लेयर की है। 1 एकड़ जमीन डिक्लेयर की है। तो होगी इतनी तो फिर कहाँ करेगा? वो जाहिर है वो दूसरों के नाम पे है ना, बेनामी है ना।
दूसरे फ्रंटमैन उन्होंने पैदा कर लिए। वो जरदारी साहब से, मैडम फरियाल टालपुर से बड़ा उन्होंने डिग्रियां हासिल की, डॉक्टरेट की और करप्शन की। आगे इन्होंने भी फ्रंटमैन बना दिए। 6 तो पेट्रोल पंप हैं सर। सर आपने पहले कहा कि 12 उसके प्लाजा हैं, 18 प्लाजा हैं लाड़काना में सर। लाड़काना में। आप साबित करेंगे कि इनके अपने हैं? बिल्कुल करूंगा। कैसे करेंगे? आपके पास रिकॉर्ड है सर, उसमें बताएं ना हमें। उसमें नाम कुछ और लोगों के हैं, क्योंकि नेब 15 साल से मैं भी भुगत रहा हूं पेशियां, वो भी भुगत रहे हैं। फिर दरमियान में जब ये 26वीं तरमीम आई तो इन्होंने बड़ी रैली निकाल के लाड़काना में कहा कि नेब ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि नेब ने बरी नहीं किया था, वो तो उस छड़ी का कमाल था ना जो 26 में आई, सब पे केस खत्म हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, दोनों कोर्टों ने फैसला दिया है कि भाई नेब को फाल करो और अदालतों को फाल करो, इंक्वायरीज को करो जो पेंडिंग पड़ी हैं। अभी फिर बुलावा आया है मुझे नेब की जानिब से। नेब की जानिब से, जाऊंगा। तो आप इनके पीछे क्यों हैं? ये पर्सनल नहीं है सर आप? नहीं, पर्सनल तो उसने ज्यादती की ना सर मेरे साथ। क्या ज्यादती की है? एक दिन में, एक रात में 9 FIRs गुलिस्तान जोहर थाने पे, ये आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ। क्लाशनकोफ मेरी लाइसेंस की है, रिपीटर मेरा लाइसेंस का है, G3 की राइफल वो जनरल मुशर्रफ साहब ने मुझे गिफ्ट की थी। जनरल मुशर्रफ आपको G3 राइफल क्यों गिफ्ट करते हैं? सर वो मैं जब मिलने गया लाड़काना के जलसे के बाद, तो बैठे बैठे ऐसे 10-12 लोगों का डेलीगेशन था, तो मैंने अरबाब साहब को जल्दी में एप्लीकेशन लिख के दे दी कि सर ये लाइसेंस करवा दें। तो उसने कहा यार वो तेरे साथ इतना फ्री हो गया है मुशर्रफ साहब, तो हमसे भी 4 कदम आगे चले गए हो, आप खुद दे दो। मैंने कहा सर सदर तो आप हैं ना पार्टी की। बोला मेरी इजाज़त है। तो मैंने जनरल साहब को उठ के ऐसे रिक्वेस्ट करके कहा कि सर, बोला क्या है? मैंने कहा सर G3 राइफल चाहिए, लाइसेंस। बोला वो नहीं मिल सकता सियाल साहब आपको। अच्छा, मैंने कहा यार इतनी इज्जत दी, 15 दफ़ा तो कोड किया कि जैसे सियाल साहब ने कहा, जैसे सियाल साहब ने किया। हौसला अफजाई बढ़ रही थी ना मेरी। दूसरे वडेरे ठाकुर लोग सारे वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे कि यार मुशर्रफ इतना, मुशर्रफ नाम ले रहे इतने। तो मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाया नाम लेके। सर, बोला सियाल साहब कितने दिन आए आप इधर? मैंने कहा सर 2 दिन हूँ। कहाँ ठहरे? मैंने कहा सर वो सिंध हाउस में। बोला ये न सिर्फ सियाल साहब को लाइसेंस, ये नंबर भी इनका ले लें जाते हुए, क्योंकि सेल नंबर जमा होते थे वहाँ पे आर्मी चीफ को मिलने के लिए, खुद CM का भी जमा होता था। नंबर मैंने उनको दे दिया। दूसरे दिन पे लाइसेंस। सर रुक जाए, आप कह रहे हैं कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से मिलने जाते थे तो चीफ मिनिस्टर का मोबाइल भी बाहर जमा होता? बाहर जमा होता। ये प्रोटोकॉल? ये प्रोटोकॉल। अच्छा, ठीक है। तो G3 मुझे सिंध हाउस में, वाह कैंट की G3 अब भी कहीं चेकिंग होती है तो आर्मी वाले बोलते हैं भाई ये आर्मी का वेपन तेरे पास कैसे आया? मैंने कहा सही आप कंप्यूटर में देखो, जनरल मुशर्रफ ने मुझे गिफ्ट की थी। जनरल मुशर्रफ तो रिटर्न में कोई चीज़ नहीं दी गिफ्ट करते हुए? नहीं सर, वो लाइसेंस दिया ना, लाइसेंस दिया, लेटर भी दिया गिफ्ट का। 9 FIRs में मुझे 11 दिन इसने जेल में रखा, थाने में। कसूर क्या था? एक ही रात में मैंने बंदा अगवा किया, 50 लाख तावान लिया। एक FIR कहती है जो लाइसेंस के हथियार थे वो सारे 22A कहते हैं आजकल, पीछे उसका 13D कहते थे, वो सारे मेरे ऊपर लगाए। क्यों? मैंने क्या किया था सियाल का? कोई तो काम किया होगा ना जिस वजह से ये सियाल साहब? हाँ, बयानबाजी, सियासत, तकरीरबाजी, वो मैं करता रहता हूँ। इसको तो ये अभी भी मैं करता है बकरी की तरह। हम तो अल्लाह की मेहरबानी से जहाँ उतार दें, लाखों का मजमुआ होता है तो और हमारा हौसला बड़ा होता है, हज़ारों का है वो भी काम चला लेते हैं। पुराने सियासी कारकुन हैं, तरबियत याफ्ता कारकुन हैं। तो 11 दिन चौधरी शुजात साहब दिन को 2-2, 3-3 दफ़ा फ़ोन करते थे। जरदारी साहब राहिल साहब के दौर में रुपोश थे दुबई में। बोला भाई मेरे सियाल को छोड़ो। चौधरी शुजात साहब इनको कहते थे? हाँ,
मलक रियाज को कहा कि जरदारी को समझाओ कि मेरे सूबे का जनरल सेक्रेटरी अगर डाकू है, वो किडनैपिंग करते पकड़ा गया है, तो मैं पार्टी से तो निकाल दूं उसको। खैर आखिर मलक रियाज ने भी उसको किया, लेकिन जरदारी साहब नहीं माना। फिर यहाँ पर कोर कमांडर थे ताहिर नवीद साहब, जो DG ISI भी बने। चौधरी साहब ने उसको फ़ोन किया। अच्छा, मीडिया पे इन पे सारा मुझे बंद करके रखते थे, काल कोठड़ी में पाबंदी थी ताकि बयान शयान नहीं चले या ये कुछ बोल न दे। एक दिन मैं शाम को लाकब में बैठा था तो 2 बंदे आए पेंट शर्ट के साथ। उन्होंने आके पूछा कि भाई वो किधर है, बाबू सरवर सियाल किधर है। मैंने इसे देखा, मैंने कहा यार लगता है कि ये कोई सहाफ़ी हैं। चलो शुक्र है अल्लाह का, आ तो गए अंदर, लेकिन कैमरा शैमरा साथ में नहीं था। अच्छा, ऐसे खड़ा था उनके पीछे। ये फिर बाद में मैंने मतलब निकाला, तो मैंने कहा सर आप कौन से चैनल से हैं? जियो से। तो दोनों एक दूसरे को देख के साहिबान हंसे। कहा कि किसी और चैनल से आए हैं। हाँ, बोला हम आपके चैनल से हैं। बोला भाई वो मुकदमात की समरी तो हमारे पास आ गई है, लेकिन वाइंड अप करो। SHO को बोला। फिर SHO ऐसे उनके पीछे किया। मैंने कहा यार इस सहाफ़ी को तो इतना प्रोटोकॉल नहीं देगा ना SHO। ऐसे जब मेन गेट खुला, मेरी वजह से गेट नहीं खुलता था थाने का बड़े वाला, छोटी गेट खोलते थे लोगों के आने जाने के लिए। कौन सा थाना था? जो गुलिस्तान जौहर। गुलिस्तान जो था, मेरा घर भी उधर ही है, जौहर थाने के करीब। ताहिर नवीद साहब की तरफ से हुक्म जारी हो गया होम सेक्रेटरी को। अब सियाल था होम मिनिस्टर। उसने कहा सर JIT बनाने का हुक्म आ गया है। JIT वो पुलिस वाली ड्यूटी नहीं, ये सारे इदारे उसमें होते हैं। उसने कहा नहीं करना यार ऐसा, रोको फिलहाल इसको। तो उसने रोक दिया। बोला सर मेरी नौकरी चली जाएगी। उधर ब्रिगेडियर उनका PA है, वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहा है कि आज रात सियाल को रिलीज़ करना है, JIT रिपोर्ट दो, नोटिफिकेशन भेजो। तो उसने कहा कि सुमरो था शायद होम सेक्रेटरी मेरे ख्याल में, मुख्तियार सुमरो। तो बोला कुछ करते हैं। 2 मोबाइलें आईं, वो मुझे रात में ले गईं। DIG ईस्ट कोई शेख साहब थे, नईम शेख पता नहीं क्या नाम था उसका, और SSP था इन्वेस्टिगेशन का महर साहब, जुल्फ़िकार महर साहब। तो उन्होंने मुझे बुलाया। DIG चला गया चेंबर में। तो उसने कहा सर एक मेहरबानी करें, आपकी जान भी छूट जाएगी। ये किसने कहा? ये महर साहब ने। अब DIG जिस तरह ये आपका स्टूडियो है तो दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने कहा मेरा जूता भी नहीं जाएगा सियाल के पास। बोला भाई थोड़ा समझा करें, जेल का वजीर भी वो है। मैंने कहा मुझे पता है 4 डिपार्टमेंट हैं उसके, CM भी वो है, लेकिन जूता भी नहीं जाएगा मेरा। मैं बेगुनाह हूं तो मुझे छोड़ो। तो आप PSP हो, ये नौकरी है आपकी, कल हमारा कोई चांस नहीं आएगा। तो इंस्पेक्टर को बोला बाबा साईं को सुपरिटेंडेंट के पास ले जाओ, चाय शाय पिलाओ, ठंडा पिलाओ। उन्होंने आपस में मशवरा किया। बोला बाबा ये तो, फिर शायद मिनिस्टर को भी फ़ोन किया होगा, हुक्म मिला इंस्पेक्टर को। उसने मुझे गाड़ी में बैठ के मुबारकबाद दी। बोला सही सुबह को 9 बजे आप रिलीज़ हैं। मैंने कहा अभी क्यों नहीं? बोला आप रिमांड में हैं ना, तो अदालत से कराना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं क्यों पीछा छोड़ूं? ये जो खरबों खाए हैं, अरबों खाए हैं, मैं भी तो कुछ वसूली करवाऊं ना, सरकारी खजाने में डलवाऊं ना। ये दुश्मनी है हमारी। बाबू साहब ये दीवाने का ख्वाब नहीं होगा? सर देखें, हालात तो देखे हैं हमने। कभी नेब ठंडी पड़ जाती है, कभी स्पीड पकड़ जाती है। ये वक्त और हालात के फैसले होते हैं, लेकिन अपनी चीज़ तो एक रिकॉर्ड पे है, तब तो बुलाते हैं ना। केस ख़त्म नहीं हुए थे, केस वहीं पे पड़े थे, उन पे मिट्टी पड़ गई होगी। अब थोड़ा उनको कपड़ा लगाया होगा कि भाई सबको खींचो। वो एक दफ़ा वो मेहरबान मेरा मोहसिन है, दोस्त है, नवाब चांडियो साहब, उसको भी मैंने 10 क्लासन के लाइसेंस करवा के दिए। कौन से नवाब के? सरदार खान चांडियो। सरदार खान चांडियो साहब को आपने क्लासन को 10 हाँ। क्लासेस कहाँ से करा के दिए? वो मुशर्रफ साहब से, मिलिट्री सेक्रेटरी के गले में पड़ गया, दोस्ती कर रही ना उसके साथ। तो उसने मुझे रात को कहा कि यार हमारे पास नवाब हैं, सारे हथियार हैं, G3 और क्लेशन नहीं है।
मैंने कहा मंगाओ, फार्म मंगाओ। करवा के बोला करवा के फिर निकलना। मैंने कहा वादा रहा। बोला कमरा चाहिए। उनको रॉयल्टी के कार्ड होते हैं, मेरिट होटल में रहते हैं, तो बोला ये कार्ड आप रख लें जितने दिन रहें। मैंने कहा यार मुझे जब सिंध हाउस मुफ्त का है, खाना मुफ्त का है, तो मैं आपका खामखा कार्ड खर्च क्यों करूं? लाइसेंस में बनवा के लाऊं। वो मैंने पहुंचा दिए उधर उसको। तो एक दफ़ा मेरा दोस्त का काम पड़ गया, पिछले साल गया मैं, तो उसने कहा यार मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैंने कहा सर किस चीज़ का दुख पहुंचा? और नवाब साहब ने कहा, सरदार खान चांडू साहब, सरदार खान ने बोला यार आपने नेब में मेरा नाम दे दिया। मैंने कहा सर वो कंप्लेन मेरी गाड़ी में पड़ी है, आपका नाम क्यों दूंगा? आपके साथ मेरा क्या है? आपके साथ तो मेरा न्याजमंदी का एक ताल्लुक है, रिश्ता है। बोला यार ये गाड़ी मेरी। मैंने कहा ये आपकी थी? घूमता तो स्याल है इस पे। बोला यार वो टैक्स पेयर नहीं है, हमारे पास तो टैक्स पिलाते हैं हम, तो दोस्ती में रकम तो उसने भरी लेकिन नाम मेरे थी। तो नेब वालों ने मुझे 4 दफ़ा रगड़ा चढ़ा। मैंने लिख के दे दिया कि बाबा ये सियाल की है गाड़ी, मेरी नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि अपनी गाड़ी उन्होंने सियाल साहब को दे दी? अब भी तो 40-50 गाड़ियां खड़ी हैं सियाल के पास, फिर उनके नाम पे हैं, दूसरों पे हैं। अच्छा, वो जो आप कह रहे थे आपने 10 लाख से सरदार खान चांडू साहब को दिलाए, जी, तो वो एहसान मानते हैं आपका? सर दिल से इज्जत बहुत करते हैं। करते तो बस बात खत्म हो गई ना। हाँ, मैं जाता हूँ, छोड़ते नहीं हैं, रात ठहराते हैं। वो घड़तल वाला उनका बंगला है, बकरा कटवाते हैं, बड़ी मतलब दिल से इज्जत करते हैं। मैं खुश हूँ। 26 साल काफ लीग में रहने के आप साहब, आप काफ लीग के साथ 26 साल रहे। जी सर। आपने मुशाहिद हुसैन साहब को, सैयद को भी करीब से देखा, शुजात हुसैन साहब को भी करीब से देखा। दोनों में सबसे अच्छा कौन लगा आपको? सबसे अच्छा सखावत के हिसाब से तो चौधरी साहब। बाकी मुशाहिद हुसैन के साथ आज दिन तक दोस्ती भी है, लेकिन बस वो तबीयतन और कंजूस है बहुत। ज़्यादा से ज़्यादा घर जाएंगे, चाय पिलाएंगे, अच्छा गपशप करेंगे, टाइम देंगे, आधा घंटा हाल हवाल पूछेंगे। बाकी अब वो तो सखी घराना है। लेकिन मुशाहिद हुसैन साहब पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, ऐसा है। इल्म अदब की चीज़ें तो आपको बताई होगी ना? हाँ हाँ। तो ये सखावत कम है? नहीं, मैं उसका शागिर्द हूँ, उसका फॉलोअर हूँ। और वो जब छोड़ रहे थे पार्टी तो मैंने कहा, तो बोला यार चौधरी साहब हो गए अलील, और बेटे के साथ मेरी लगती नहीं है, परवेज़ के साथ भी मेरी नहीं लगती है, तो बस मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोला नून लीग में। मैंने कहा ओके। बोला आपने चलना है? मैंने कहा नहीं, मैं चौधरी साहब के साथ रहना चाहता हूँ। बाकी आप हमारे मुहसिन हैं, साईं हैं, उस्ताद हैं, सैयद हैं, क्योंकि वो 2 दफ़ा तो मेरे गांव आ चुके हैं, जलसे कर चुके हैं चौधरी साहब के साथ। तो बाकी फिर अभी हालात ऐसे बने कि चौधरी साहब बेचारे अलील हो गए हैं बहुत ही। बेटे के साथ थोड़ा मेरी तबीयत नहीं मिल रही, और पार्टी को भी वो टाइम नहीं दे पा रहे। वजारत भी उसकी बहुत बड़ी है, पहले तो 3 थी, अभी तो ओवरसीज़ की है, सफ़ीरों और इनमें ये वो। फिर दिल नहीं लग रहा था, लेकिन एक कमिटमेंट थी कि जब तक चौधरी साहब हैं तब तक रहूं। लेकिन एक दफ़ा मैं गया साईं सदरुद्दीन राशिदी साहब के पास, तो उसने कहा यार तू क्या चाहता है? तेरे जैसा बंदा तो अपनी पार्टी में होना चाहिए ना। मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, प्यार करता हूँ। और मेरे बेटे को भी कहा कि मेरे बूढ़े को आपने जवान करो, उसको मटन खिलाओ, फिश खिलाओ, और जल्दी फैसला करके आ जाओ, दोस्तों के साथ ज्वाइन करो। ये उसके बाद फिर आप फंक्शन आपने ज्वाइन किया? ज्वाइन कर ली सर। अच्छा सयाल साहब, माशाल्लाह आपको 30 साल से ज़्यादा सियासत में हो गया है, टाइम हो गया है, तो बहुत सारे जो ज़माने के आपके जो दोस्त थे वो जो है अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर सके, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। कुछ भी हो, जाने के बाद अभी आपसे मिलते तो होंगे? बिल्कुल। वो खुश हैं पीपल्स पार्टी में? नहीं सर, कोई भी इज्जतदार बंदा, भले वो काफ लीग में था, फंक्शनल में था, छोड़ के पीपल्स पार्टी में चले गए। अब मैं 2 बड़े नाम लूँ अपर सिंध के, सरदार अली गौर खान महर, वो जाता ही नहीं है जरदारी साहब के पास।
बिलावल के पास नहीं जाते मिलने नहीं को? जाते। गौस बख्श महर साहब हैं, वो एमएनए एमपी, ये उनकी जाती एक इलाका ऐसा है कि हमेशा जीतते हैं ये। जीतते हैं। मुझे लगता है कि फंक्शनल लीग बहुत बड़ी जमात बनेगी और ये सारे लोग पीर साईं को ज्वाइन करेंगे, फंक्शनल लीग को ज्वाइन करेंगे। लेकिन पीर साहब वगैरह जो इस वक्त हैं, सबकुतुल्लाह शाह राजदी साहब, वो एक्टिव तो नहीं है इस तरह। वो कैसे फंक्शनल एक बड़ी जमात बनेगी? सर वो रूहानियत को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मुरीदों को। सियासी काम उन्होंने उसका सरबराह कर दिया है साईं सदरुद्दीन शाह अपने भाई को, उसके साथ अपने बेटे को और इस्माइल शाह को, भतीजे को, और दो जो कमेटी अभी फंक्शनल है जो काम कर रही है उसमें मोज़म अब्बासी और सरदार मोहम्मद खान जुनेजो, वो सारा राब्ते और ये सिलसिले पार्टी के चला रहे हैं। तो काफ़ी लोग हैं, ये हर कोई वो सिंधीअ में चवंदा आहिनि तो उकड़ू वेठा आहिनि। एक दफ़ा सिर्फ ज़रदारी साहब का डाउनफॉल हो ना, मतलब हुकूमत इधर उधर हो ना, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह से। आप देखें कौन से इज्जतदार आदमी की इज्जत है। सर बुग्यो सरदार है, निसार खोड़ो सिंध का सदर है, अभी 9 मुहर्रम को मुझे मिला कल्पना देवी के न्याज में। मायूस मायूस बेचारा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो सूबा सदर निसार खोड़ो साहब हैं, हाँ, वो भी पार्टी से खुश नहीं है? नहीं है, लेकिन कभी इजहार ही नहीं किया। सर वो पुराना आदमी है, खामोशी को बेहतर तरजीह देता है। कोई भी इज्जत वाला आदमी खुश नहीं है। बाकी जो को नहीं कहना चाहिए, मीडिया है, आपका चैनल है, कम नस्ल लोग कहूँ भला, इतना अगर चल सके। वो नकली लोगों ने कब्जा कर लिया है। कमाऊ पुत्र जो हैं खुद भी खूब कमाते हैं और ऊपर भी देते हैं। अगर सर ये पीपल्स पार्टी छोड़ दें, जैसे आपने कहा नज़ीर बुग्यो साहब, उनके भाई, या मक्सी साहबान, चांडियो साहबान या दीगर हैं, तो बाहर कहाँ जाएंगे? बाहर उनको स्पेस मिल सकेगा? पीपल्स पार्टी जिन्होंने भी छोड़ा है, हाँ, सियासी तौर यतीम तो हुए है ना। सर बेनज़ीर साहिबा की बात और थी। जरदारी साहब ने पार्टी को चलाया है डॉलर पे, कमाओ खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, लेकिन वो चंद लोग हैं ना मजे में। अब नवाब साहब हैं। कौन से नवाब? चांडियो साहब। चांडियो साहब वो अपने घर बैठे हैं। एसपी उनकी मर्जी का नहीं है, डीसी उनकी मर्जी का नहीं है। अब वो जरदारी साहब, अपना वो मक्सी साहब हैं, नादर खान मक्सी, दोनों का जिला, वो भी बेचारे खुश नहीं हैं। क्या उन्होंने आपसे इजहार किया है? सर मुझसे उन्होंने नहीं किया। तो मैं कैसे कह सकते हैं कि वो खुश नहीं है? सर वो पता चलता है ना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में भी हमारे दोस्ती संगत है, तो वो भी टेंडर भर के डायरेक्ट आते हैं। अब जब आपकी एसपी नहीं सुने, नहीं डीआईजी नहीं, मैं ये आपसे सुनना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में लोग टेंडर भर के आते हैं। किस चीज़ का टेंडर? पैसों का सर। सर पोस्टिंग कोई ठिका तो नहीं है कि टेंडर भरेंगे? सर जिले बिक रहे हैं। पहले थाने कहते थे पुराने ज़माने में, अब जिले बिकते हैं, डिवीजन बिकती है। सर ये इल्ज़ाम नहीं है सरकार पे या पीपल्स पार्टी पे? सर देखें, ये जो डीआईजी साहब है 5 साल से लाड़काना में बैठा है, ये आफ्ताब, नासिर आफ्ताब, ये डायरेक्ट जरदारी साहब का यार है। अभी तो उसको दूसरे डिवीजन की भी चार्ज है, सखर की भी है। दो डिवीजन है, दो डिवीजन है, और ये याराना बहुत पुराना है। तो ये जरदारी साहब का डायरेक्ट चैनल है? डायरेक्ट चैनल है। तो फिर मजे में है। मजे में है। किसी एमपी एमएनए को घास ही नहीं डालता। फिर एमपी अरबों रुपए के फंड आए ऑपरेशन के सिलसिले में, डाकुओं को पकड़ने में, कि पुलिस की रोटियां खिलाओ, कैंपें लगाओ। खुद जाता है ड्रामा करके, कैलाशन लेके जंगल में खड़ा होके फोटो निकाल के आ जाता है। कौन खुद जाता है? ये डीआईजी साहब की बात करें। तो हाँ, सारे फंड तो उसके पास आते हैं ना, फिर वो नीचे भेज के और किस तरह वो चेंज करवा लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। आपको सर नज़र आ रहा है कि सिंध भर में जो इस तरह अमन अमान की सूरत हाल है वो दिन ब दिन बेहतर हो रही है? नहीं सर, ख़राब हो रही है। लेकिन अब डाकुओं ने सरेंडर तो कर दिया। होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि डाकू सरेंडर कर रहे हैं। सर वो आजी साहब ने भी कहा सरेंडर कर रहे हैं। सर डाकू किसके थे? वो चाहते थे ना।
मैं हल्फन कहता हूँ कि एक दफ़ा मैं मोटरवे से उतर गया मीरपुर माथेलो के लिए। बरसात हो गई बहुत, तो इशारा लगा था ऐसे मीरपुर माथेलो ऐसे जाएं, घोटकी ऐसे जाएं। तो मुझे जाना था माथेलो, रात को रहना था उधर, लेकिन वो बोर्ड गलत समत में लगा था। तो मुझे क्या पता, मैं जाके डाकुओं के मोर्चे में खड़ा हो गया। कच्चे के अंदर ये जो नया पुल बन रहा है सर, कश्मोर कंदकोट और मीरपुर माथेलो वाला, मोर्चे में पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है। वो तो किसी जमींदार वडेरे का होगा ऐसा होगा। हाँ। दो बच्चे खड़े थे, उन्होंने कहा साईं ये काॾे आया है हेॾे, ये तो धाड़ेल अथव। हाँ, मैंने साईं ऐसे रिवर्स में 60-70 की स्पीड मारी, वापसी में तो फिर स्पीड पकड़ी। ग्रुप हो रहा था सूरज, तो रेंजर्स वाले मिल गए। उन्होंने कहा साईं ये इधर किधर गए थे आप? मैंने कहा यार वो बोर्ड गलत लगा था, मैं भूल गया, तो आगे तो डाकू बैठे हैं। बोला हाँ वो तो बैठे हैं। मैंने कहा फिर आप ऑपरेशन क्यों नहीं करते हो? मेरे ख्याल में कोई मेजर लेवल का अफसर था। बोला सर ये ऊपर लेवल के मामलात है, हमारा काम है चौकीदारी करना, वो कर रहे हैं, आप जल्दी से निकलें। मैं निकल के आ गया। तो ये मनपसंद लोग थे, ये जल्दी आप देखना 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में जमजम से नहा के जेलों से निकल के बाहर आ जाएंगे, पथारीदार बन के अपने वो चलाएंगे सिस्टम, सारे नए डाकू पैदा करेंगे। हाँ नए पैदा करेंगे, ये खुद पथारीदार करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कह रहे हैं कि इसी वजह से अमन अमान बरकरार नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए इस वक्त सिंध में मैंने अपीलें की हैं कई दफ़ा मीडिया पे, 91 जैसे हालात जैसे आपने भी देखे, आप भी लाड़काना से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बकरी भैंस वाले बंदे को भी अगवा करके ले जाते थे। ऐसे डाकुओं की फैक्ट्री लग गई थी ना, ऐसे फैक्ट्री लग गई है लाड़काना में। जब तक 2-3 कत्ल नहीं होते, मोटरसाइकिल पे मोबाइल पे शूट करके मार देते हैं। और ये चौधरी बना हुआ है लाड़काने का एसपी, उसने कहा सही मैंने तो 11 डाकू उड़ा डाले। कौन से डाकू उड़ा डाले हैं आपने? क्राइम आपसे रुकता नहीं है। एसएचओ सारे बताखोर और पैसा कमाने वाले लोग लगे हुए हैं। पेट्रोल का 1 लीटर नहीं देते हो पुलिस मोबाइल को। ये लाड़काना के एसएसपी पुलिस मोबाइल को पेट्रोल नहीं देता है? नहीं सर। सर आपको कैसे पता चला? सर हलफ दे के कहा एक एसएचओ दोस्त था बकरा ने। मैं तो कभी थाने गया ही नहीं हूँ जब अब से अपोजिशन में हूँ, लेकिन दोस्त का काम पड़ गया तो जाना पड़ा। तो वो एसएचओ ने कहा सही मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता, ये मैं ट्रांसफ़र करा के आया हूँ, मैं जा रहा हूँ नवाब शाह। ऐसे जलील बाकरानी थाने से 15 वडेरों की फ़ोनें आती हैं, किसका काम नहीं करूं, किसका करूं। तो बोला आज एसएसपी के पास गया था कि सर मुझे इजाज़त दें कि मैं नवाब शाह जाऊं। तो उसने कहा तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है? मैंने कहा सही अल्लाह बधाएगा ज्वारियों को, उनसे 2-3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं और खाना भी खाते हैं, गाड़ी में मोबाइल भी डालते, मोबाइल में तेल भी डालते हैं। तो मैंने कहा तेल नहीं मिलता आपको ये गश्त वाला? बोला न साईं, ये जो मंशियात चलाते हैं ना उनसे हमने, उनकी मेहरबानी है कि ये गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है। तो वैसे ओवरऑल सर इन्होंने एक जूनियर एसएसपी को लाड़काना में रखा है, हाँ। अमन फैसल चौधरी साहब को। उसकी रोज़ाना प्रेस रिलीज आ रही है, इतने डाकू पकड़े, ये किया, अमन अमन हो गया, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? सर ज़ीरो है। सर ज़ीरो कैसे होगी? सर देखें आपका, मैं खुद भी सहाफ़ी रहा हूँ, सहाफ़ियों का गिला शिकवा नहीं करूँगा, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। उसने 2-3 अफसरान रखे हुए हैं कि भाई डेली व्हाट्सएप पे आप कारकर्दगी रिपोर्टें चढ़ाते रहो, ये चल रहा है व्हाट्सएप पे। तो आप कह रहे हैं लाड़काना में अमन अमान ठीक नहीं है? नहीं है सर। कैसे सर? बहुत ख़राब है सर। डेली के बुनियादों पे हर तहसील में वारदातें होती हैं। ये तो पहले भी होती थी सर। होती थी सर, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में तो कंट्रोल होना चाहिए ना सर। अवामी हुकूमत है। अवामी हुकूमत है। क्या कर रहे हैं इनके एमपीए एमएनए? सर अब लाड़काना किसके हवाले है? सयाल साहब के या जमील सुमरो साहब के, निसार खोड़ो साहब के, या किसी और को? सर मेरी मालूमात ये कहती है कि सयाल और जमील सुमरो की।
दोनों मिलकर चलाते हैं। हाँ जमील सुमरो साहब जो हैं बिलावल साहब के बहुत करीब हैं, हाँ सर, इलेक्शन लड़ते हैं, पहले वो हार जाते हैं अपने मौजूम अब्बासी साहब से, बिल्कुल। फिर दोबारा 2024 में जीत जाते हैं। 2024 से अभी तक जमील सुमरो साहब ने कुछ काम किया लड़काना में? क्या काम किया है, टाइम ही नहीं है उसके पास। बिलावल साहब की मुंशीगिरी करे, टाइम दे, बस क्या मैं कहूँ। उसके साथ मेरा थोड़ा ताल्लुकात भी बेहतर हैं, तो ज्यादा गिला शिकवा उसकी नहीं करूँगा। बाकी ये दो आदमी हैं लड़काने में जिनकी चलती है, ठेके भी उनको मिलते हैं, लोग भी उनके खुश हैं, जिसको नवाजना चाहें। बाकी पुराने लोग ये सारे साइड पे हैं, बुग्यो हो, खोड़ो हो, जितने भी हैं। कोई भुट्टो नज़र आ रहा है सर वहाँ से, रत्तोदर नोंडेरो से, कि वो भी निकल आके सर जो पार्टी को भी सरगर्म हो जाए? पहले दो तीन भुट्टो हमें नज़र आते थे, अनवर भुट्टो साहब थे, ठीक है सर, फिर मोहम्मद अली भुट्टो साहब भी एमपीए बने। अब कोई भुट्टो हमें नज़र नहीं आ रहा है लड़काना से। सर इंशाल्लाह ताला जो नया सीनेरियो बन रहा है, जो बुनियाद तो हमने डाल दी है अलायंस की, उसमें ये सारी हमने तो रूबरू पूछा अमीर बख्श भुट्टो साहब से। अब अरबाब साहब आए थे तो उसने कहा सही मैंने सुना है कि ज़मीनें तो जरदारी को बेच दी। बोला सही ज़मीनें बेची हैं, पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। लोगों, अमीर बख्श भुट्टो साहब ने खुद कहा? खुद कहा। बोला लोगों ने तो हमारी शादियां भी करा दी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। ऐसी बात नहीं है, मैं अपने घर बैठा हूँ और ज़मीन तो पक्के में भी मेरे पास बहुत है। थोड़े मसले मसाइल थे इसलिए बस बेच डाला, उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो अब जूनियर साहब एक्टिव हैं, उसने तो ऐलान भी कर दिया है बिलावल की सीट वाली उस पे मुकाबले में इंतखाब लड़ेंगे, वो इंतखाब लड़ेंगे। सूबाई फरियाल के सामने अमीर बख्श लड़ेंगे। अमीर बख्श लड़ेंगे मैडम फरियाल के सामने? हाँ हाँ, वो पिछले टाइम तो सर बिल्कुल अनएक्टिव हो गए थे। अनएक्टिव तो खड़े ही नहीं हुए थे ना, तो माई ऐसे समझे कि ऐसे जीत गई लॉटरी में। अच्छा, मैडम फरियाल तालपुर साहिबा का लड़काने में आने के बाद लड़काने में कोई तरक्की हुई है? कोई नहीं सर, अरबों रुपए के फंड लगे, उसकी खुद की तरक्की हुई है पैसों की। पता नहीं पैसे भी करेंगी क्या? मरने के बाद तो 3 गज जमीन चाहिए ना सर। लेकिन सर वो तो स्कीमें दिखाते हैं, लड़काने में ये रोड बना, ये हॉस्पिटल बनी, ये बहुत बड़ा प्लाजा बना है। सर आप लड़काने का शेड्यूल बनाएं, मैं तब तक फिगर्स इकट्ठे करता हूँ जो आज दिन तक 18 साल में पैकेजेस मिले हैं, तो मिलके विजिट कराता हूँ आपको। आपका भी अपना ज़िला है, देख लें। डन हो गया सर, आपसे हम लड़काना घूमेंगे इकट्ठे। हमें बताएं कि कितनी तरक्की हुई है लड़काना में। मुझे मदीना पाक में, मैं वाहिद गुनाहगार बंदा हूँ जो एक अकबरी हज किया है, 29 उम्रे किए हैं। अल्लाह ताला और मुझे नसीब करेगा। तो एक पीडी था, मेरा दोस्त था, जब बेनज़ीर साहब का ये मकबरा बन रहा था, 23 अरब रुपए इसकी तखमीनी लागत थी। 23 अरब रुपया गड़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर साहबा के मकबरों की अखराजात आए या इन्होंने तखमीना लगाया? तखमीना लगाया, खर्च तो उससे ज़्यादा आ गया ना, फिर वो लेना पड़ेगा मुझे। उसने बताया कि भाई 91 करोड़ की मट्टी पड़ी है मोहतरमा के जहाँ आरामी है। मैंने कहा सर 91 करोड़ रुपए की मिट्टी? बोला हाँ। कहाँ से मंगवाई थी इस तरह की महंगी मिट्टी? तो मैंने कहा यार ये कब्र की मिट्टी 91 करोड़ की? बोला हाँ से 23 अरब रुपए का टाम भी बन रहा है, वो देखना। सर ये बातें भी हो सकती है ना, प्रैक्टिकली इतना थोड़ी होगा। सर कागजों में है। आप मुझसे कागज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह तो ताला। आपसे प्रॉमिस है, कागज़ शेयर करें, मैं चलाऊँगा भी। मैं, एक तो मेरी अपनी फाइल है, वो तकरीबन ज़्यादातर सियाल के ख़िलाफ़ है। दूसरी भी मैं इकट्ठे करता हूँ नेब से, इधर उधर से, जो मुझे मिल सकेगा वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको फाइल बना के दे दूँगा कि आप फिगर्स देख लें। सर आपने दावा किया कि एक ऐसा माहौल बन रहा है कि लोग, बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी से निकल के फंक्शनल में आएंगे। कब आएंगे ये हुकूमत के खात्मे के बाद। और हुकूमत तो अपने टेन्योर पे ख़त्म हो गई। कोई लाज बचाओ पार्टी में बैठे हैं कि यार कल को तकलीफ नहीं आ जाए, ठीक है गुजारा कर रहे हैं, एमपीए हैं, एमएनए हैं, एसपी नहीं सुनता, एसएचओ नहीं सुनता, खैर है, टाइम अपना तो इज्जत से निकाल के जाए। कई लोग मायूस हैं,
ये मैंने 2-3 तो आपको गिनवाए ना, ये महर साहबान तो सारा मतलब दोनों ज़िले शिकारपुर और घोटकी, इसका तो कंप्लीट सफाया है। इधर फंक्शनल लीग होगी। लेकिन फंक्शन लीग में भी तो काफ़ी सर खराबियाँ रही हैं, लोग उस पर तनकीद करते हैं। तो पीपल्स पार्टी वो फंक्शन लीग हो आवाम के लिए तो क्या। सही मैं माजरत के साथ, क्योंकि ज्वाइन भी कर चुका हूँ और दिली तौर एहतराम भी करता हूँ। पीर साहब ने ये जो अभी डिसीशन लिया है सियासी, वो बहुत बेहतरीन है और कामयाब तरीन फार्मूला रहेगा। देखिए, मुज़िम साहब ने बाय इलेक्शन जीता बिलावल के मुकाबले में, ये बहुत बड़ी बात थी। पूरी सिंध के विगे पराडे हजारों की तादाद में। तो मैंने एक जलसे में कहा कि बिलावल साहब क्यों आप इतने बड़े लीडर पागल बन गए हो एक सीट के पीछे, तो ये विगे पराडे वोट देंगे क्या। हर पोलिंग पे सिंध का एमपी मैंने एजेंट बैठा था, फिर भी 6,500 की लीड से जीत गया। अभी भी जीत गया था मौजूम अब्बासी, मैं उसका चीफ पोलिंग एजेंट था, वो हमारे हल्के में उम्मीदवार था। रात को 3 बजे रिजल्ट ले गया हूँ, फार्म 45, उसमें 49,400 वोट मुज़िम साहब को पड़े, सियाल 31,000। जब 4 दिन के बताए, हर इलेक्शन नया सबक देती है, जब 4 दिन के बाद नतायज आए तो मुज़िम साहब के 31 का कागज़ मिला 47 वाला, फॉर्म 47, और सियाल के मिले 49,400। ये तो हालत है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। बगैर साहब, आपकी याद करने की मेहरबानी। हम पुराने दोस्त भी हैं और ये एक बड़ा प्लेटफार्म है जिस पे आप मुझे लाए, और आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। व्यूअर्स, आपने पुराने सहाफ़ी और सियासी वर्कर बाबू सरवर सयाल साहब की बातें सुनी। बाबू सरवर सयाल साहब ने नए इंकशाफात किए हैं। एक अरबाब रहीम साहब के हवाले से कि उन्होंने मदीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अंदर एतकाफ़ में कहा कि मैंने ज़िंदगी में अपने लिए कोई फ़ायदा नहीं लिया, एक फ़ायदा आपको दिया, दूसरा फ़ायदा कामरान खान टिसोरी को दिया। साथ में 1-2 चीज़ों का उन्होंने ख़ुद इंकशाफ किया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लाड़काना जलसे में खुश होकर उनको G3 राइफ़ल जो है ना वो तोहफे में दी थी। और फिर साथ में ये भी उन्होंने बताया कि जो सरदार खान चांडू साहब हैं उनको 10 लाइसेंस इन्होंने लेके दिए थे, तो इस वजह से वो इनकी बहुत एहतराम और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। इन्होंने सबसे बड़ी दावा ये की है कि पीपल्स पार्टी के जो लोग बैठे हैं मुंतखब अरकान, वो तंग हैं, वो खामोश इसीलिए बैठे हैं कि हुकूमत चली जाए और जरदारी साहब से गवर्नमेंट चली जाए तो वो फंक्शन लीग में आएंगे या किसी और जगह पे जाएंगे। तो अब तो वक्त ही बताएगा, आवाम का फ़ैसला होगा कि वो किसके हक़ में फ़ैसला देते हैं, किसको वोट करते हैं। पीपल्स पार्टी ने अगर खिदमत की है तो यकीनन उनको वोट मिलेंगे। अगर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली खिदमत करने में नाकाम होते हैं तो मेरे ख़्याल में बिलावल साहब हो या जरदारी साहब या कोई हो, तो आवाम इस वक्त उनके मिजाज कुछ चेंज हो गए हैं, तो यकीनन वो फ़ैसला तब्दील करेंगे। अब आवाम पे मुनहसर है। इस प्रोग्राम के हवाले से सयाल साहब ने जिन अफराद पे बातें की हैं, अगर उसमें से किसी को एतराज़ हो तो मेरा प्लेटफार्म उनके लिए हाजिर है, जब भी दिल करे तो आ सकते हैं, मैं उनका मौक़िफ़ चलाने के लिए तैयार हूँ। तो अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।